हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम साइंस जी के हम कर रहे हैं फ्रेंड्स, टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा 9th टॉपिक है। इससे पहले हमारे 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। सारे MCQ क्वेश्चन है और बिल्कुल बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करके हर एक क्वेश्चन को करवाया जाता है फ्रेंड्स। तो आपने अभी तक अगर चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। पूरा साइंस कवर करेंगे, बस आपका आधा घंटा चाहिए डेली आधा घंटा अगर आप साइंस को देते हैं तो मुझे नहीं लगता साइंस कहीं बाहर से आ जाएगी। बिकॉज हर एक टॉपिक से कम 50-100 क्वेश्चंस भी बनते हैं फ्रेंड्स। जिसके 100 क्वेश्चन बनते हैं या 50 क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने पार्ट वाइज करवा रखे हैं। हर एक जो है टॉपिक है उसमें 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन ऐसे हमारे रहते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि साइंस थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप बोर हो जाओगे। जल्दी से शुरू करते हैं 9 चैप्टर। तो जुड़ जाइए, 3 बज गए हैं फ्रेंड्स, क्लास शुरू हो गई है अपनी। जल्दी से स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 9। ठीक है, मिस्क, जिसका मतलब है विविध। विविध का मतलब क्या है, यहाँ से आपको इस चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मिस्क विविध का मतलब क्या होता है? जिसमें विभिन्न चीजों का मिश्रण शामिल है जो जरूरी नहीं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हो। विभिन्न चीजों का मिश्रण, ठीक है, बहुत सी चीजों का इसमें मिश्रण आ जाता है। जरूरी नहीं है दोनों सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक दूसरे से संबंधित हो, जरूरी नहीं है एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो ये होता है विविध का मतलब। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है और इसका मतलब ये होता है। अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि एक जहाज नदी में प्रवेश करता है, अगर कोई जहाज है वो नदी में प्रवेश करता है तो किस स्थिति में होता है? वह ऊपर उठेगा, स्थिर रहेगा या अपरिवर्तित रहेगा या नीचे डूब जाएगा? तो क्या होगा जब जहाज एकदम से नदी में प्रवेश करता है तो जहाज की स्थिति कैसी होगी? वो ऊपर उठेगा। क्या होगा? ऊपर उठेगा। तो इसका आंसर रहेगा ए आंसर रहेगा, ऊपर उठेगा। जब जहाज पानी में प्रवेश करेगा तो वो ऊपर उठेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? यानी ऊंचाई की जो जगह होती है वहां पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्यों उबलता है देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? ए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, क्योंकि बी, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, और पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा हमारा ऊंचाई की जगह पर जो पानी है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्यों उबल जाता है? क्योंकि बी आंसर रहेगा, क्योंकि जो वायुमंडलीय दबाव है वो कम हो जाता है। वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु होता है वह नीचे आ जाता है। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है। वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसीलिए जो उबलने का बिंदु वो नीचे आ जाता है। इसीलिए वो जो पानी है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबल जाता है। तो याद रखना है, वायुमंडलीय दबाव कम होता है। वायुमंडलीय दबाव कम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूले। प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्योंकि जो दूरदर्शन होता है, दूरदर्शन जो चलता है वह इसके क्या है? संकेत एक निश्चित दूरी के बाद, एक जो निश्चित दूरी तय कर दी जाती है दूरदर्शन के द्वारा, तो उससे ज्यादा वह उसका जो नेटवर्क है वो नहीं मिल सकता। ऐसे क्यों होता है? ए, एंटीना दुर्बल होता है, या बी, संकेत दुर्बल होता है, या सी, वायु संकेत को शोषित कर लेता है, या पृथ्वी की सतह वो वक्राकार होती है।
तो यह इसीलिए होता है, एंटीना दुर्बल होता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, संकेत दुर्बल होता है, इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वायु संकेत को शोषित कर लेती है। ऐसा नहीं हो सकता, संकेत को कैसे शोषित करेगी वायु, लेकिन पृथ्वी की सतह वक्राकार होती है। हमारी जो पृथ्वी होती है ना फ्रेंड्स, वो वक्राकार होती है, इस वजह से जो नेटवर्क है वो कुछ दूरी के बाद समाप्त हो जाता है, तो संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकता। तो ये इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, डी आंसर रहेगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज अंत तक जुड़े रहें। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी के क्लास में, जुड़ जाइए फ्रेंड्स। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है चैनल को तो ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ से आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मैटर मिलेगा, बहुत ही कम समय में, ज़्यादा समय में आपका नहीं लेती हूँ, केवल और केवल आधे घंटे में हम साइंस के कम से कम 30 क्वेश्चन करते हैं, और जो कि हमारे जो एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, कथन कारण से संबंधित और बड़े बड़े क्वेश्चंस जो टाइम कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम उसकी जो है कंसेप्ट को अगर समझ लेते तो इजीली हम उसको क्या करते हैं, सोल्व कर देते हैं, इजीली हम उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं केवल और केवल साइंस के क्वेश्चंस की, केवल और केवल प्रैक्टिस सेट लगते हैं फ्रेंड्स डेली, हर एक टॉपिक वाइज। तो जुड़ जाइए प्लीज चैनल के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर तो इजीली हम चल सकते हैं, लेकिन जो बर्फ होती है उस पर चलना बहुत कठिन होता है। ऐसा क्यों होता है? देख लेते हैं ऑप्शंस क्या दे रखे हैं। सड़क बर्फ से सख्त होती है, या फिर बी बर्फ सड़क से सख्त होती है। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसी जब हम अपने पैरों से धक्का लगाते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम पैरों से बर्फ को धक्का लगाएंगे तो बहुत दूर तक जाएगी। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। यस, बिल्कुल सही बात है। जो बर्फ होती है उसमें जो है सड़क की अपेक्षा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो घर्षण है वो कम होता है। क्या कम होता है? घर्षण कम होता है बर्फ में सड़क की अपेक्षा। ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो हमारी घरों में ट्यूबलाइट होती है सामान्य, उसमें कौन सी गैसें होती है ये हमें पता होना चाहिए। ये ए नियोन के साथ सोडियम वेपर, या फिर बी आर्गन के साथ सोडियम वेपर, या फिर सी आर्गन के साथ मरकरी वेपर, या फिर डी नियोन के साथ मरकरी वेपर। मैंने बताया था बल्ब वाले में आर्गन गैस भरी होती है, तो आर्गन वाला तो आपको इतना तो पता लग गया कि आर्गन आएगा, लेकिन आर्गन के साथ और क्या होता है? आर्गन के साथ सोडियम पे वेपर होता है, या आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड किया है। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्गन के साथ क्या होता है? मरकरी वेपर। मरकरी ट्यूब बोलते हैं ना कभी कभी, तो ये होता है मरकरी वेपर होता है आर्गन के साथ, जो कि ट्यूबलाइट में गैस के जो है साथ भरा होता है। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? इनमें से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? प्रोटीन को विकृत नहीं करता है, क्या रहेगा? अवरक्त किरणें, ऊष्मा, या एक्स किरणें, या भारी धातु लवण। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा, जो हमारी अवरक्त किरणें होती हैं वे प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं। अवरक्त किरणें प्रोटीन को विकृत नहीं करती है, बाकी सारी प्रोटीन को विकृत कर लेती हैं। ऊष्मा, एक्स किरणें, भारी धातु लवण, लेकिन अवरक्त किरणें हैं वो प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं, विकृत नहीं करती हैं। अवरक्त कत इसमें भी है, कत, ऐसे भी आप थोड़ा सा ट्रिक भी लगा सकते हो। प्रोटीन को विकृत नहीं करती हैं अवरक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम चलते हैं 7 क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि अब अल्प जीवन यानी थोड़ा जीवन होता है। एक साधारण जो बिजली का बल्ब होता है उसका जो जीवन काल होता है, यानी वो जो चलता है जीवन होता है उसका कितना होता है? अल्प होता है, ज्यादा होता है, अल्प होता है। यहाँ दे रखा है क्योंकि, क्यों अल्प होता है
फिलामेंट का तार एक समान नहीं होता है, ये रहेगा, या फिर बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं होता है या निर्वातित नहीं किया जा सकता है, या फिर सी फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि अल्प समय यानी कम समय क्यों होता है, यह इसीलिए होता है क्योंकि जो फिलामेंट का तार होता है, तो इसका आंसर मैं पहले बता दूं आपको क्या इसका आंसर है। 1 2 3 तीनों आएंगे। फिलामेंट का तार है जो एक समान नहीं होता है, और बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं किया जा सकता है, और फिलामेंट के सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं। सहायक तार उच्च ताप पर पिघल जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी। तीनों इसके सही है, याद रखना आपको, तीनों सही हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मिट्टी के जो घड़े होते हैं अपने घरों में, मिट्टी के घड़े निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा होता है? वाष्पीकरण के कारण, द्रवण के कारण, ऊर्ध्वपातन के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या रहेगा? जो मिट्टी के घड़े होते हैं उसमें जल ठंडा क्यों रहता है? इसीलिए रहता है क्योंकि उसमें वाष्पीकरण होता रहता है। क्या रहेगा आंसर इसका? ए आंसर रहेगा, वाष्पीकरण के कारण मिट्टी के घड़ों में जल ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। लेजर एक क्या है? एक युक्ति है लेजर, और जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है उत्पन्न? ए वर्ण विक्षेपित विकिरण, या फिर बी स्वतः विकिरण, या फिर सी प्रकीर्ण विकिरण, या फिर डी उद्दीप्त विकिरण। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। क्या किया जाता है? उद्दीप्त विकिरण जो है वो उत्पन्न किया जाता है। उद्दीप्त विकिरण आएगा इसका। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीप्त विकिरण। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन 10 पर। 10 क्वेश्चन क्या है? स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है जो अपने आप चलती है। हमारी कलाई पे बंद कर घड़ियां, वो उसमें जो ऊर्जा है वो मिलती है किससे? बैटरी से मिलती है, या द्रव्य क्रिस्टल से मिलती है, या करचल ऐंठन से मिलती है, हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से मिलती है। तो जो है स्वचालित कलाई घड़ियों में जो ऊर्जा होती है, स्वचालित अपने आप चलने वाली स्वचालित कलाई घड़ियों में जो ऊर्जा होती है वो हमारे हाथ की विभिन्न संचलन से मिलती है। हाथ के विभिन्न संचलन से मिलती है। ये इसका आंसर रहेगा, डी आंसर रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये अपने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। प्लीज अंत तक जुड़े रहें वीडियो में। केवल और केवल हम आधे घंटे की क्लास रखते हैं, ज्यादा नहीं रखते हैं, केवल 25 क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? CFL और LED लैंप में क्या अंतर है? तो जल्दी से ऑप्शंस देख लेते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL जो है पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। सही बात है, ये 11th का जो है ये बिल्कुल सही बात है। CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत ही अधिक होती है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो सकता है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा संपन्न करता है, ये सक्षम होता है। LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं LED और ये क्या होता है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए ताकि आप ऑप्शंस में से अच्छे से पहचान जाओ। LED बल्ब बिजली की कम खपत करता है। LED क्या करता है? बिजली की कम खपत करता है, कम। ठीक है, LED बिजली की कम खपत करता है, और जबकि CFL बिजली की अधिक खपत करता है। CFL बिजली की कैसी खपत करता है? अधिक खपत करता है, और LED कम खपत करता है। LED बल्ब हम यूज कर रहे हैं ना आजकल, तो ये होगा फ्रेंड्स। तो इनमें से देखो LED बल्ब की LED जो लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, तो कम ऊर्जा सक्षम है, तो इसका क्या आंसर रहेगा?
तो इसका आंसर रहेगा हमारा फ्रेंड्स 1 और 3। इसका आंसर रहेगा हमारा 1 और 3। 1 और 3, केवल 1 और 3 इसका आंसर रहेगा, यानी ए हमारा आंसर रहेगा। ऑप्शंस को बिल्कुल ध्यान से एक बार देख लेते हैं स्पीड से। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प, और जो प्रकाश उत्पन्न करता है जो CFL है ये पारावाष्प से करता है। किससे करता है? पारावाष्प से। और संदीप का प्रयोग करता है, पारावाष्प और संदीप का प्रयोग करता है, जबकि जो LED होता है वो लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। किसका? अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। और आगे LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, तो ये ठीक रहेगा इसका। और जो ये है बिल्कुल गलत है। जो CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है, नहीं LED की ज्यादा लाइफ टाइम ज्यादा होता है LED का, तो ये गलत है। तो इसका दूसरा और गलत रहेगा, केवल 1 और 3 रहेगा इसका आंसर। और CFL की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ ली जाए तो क्या होगी? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। क्या? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। और LED की फुल फॉर्म होती है, इसको बोलते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसकी ये फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डियोड। ठीक है, डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो कौन सा अंकित होता है? सामान्यतः प्रयोग में जो लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट है उस पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? 273 के, 220 के, 6500 के, या फिर 9000 के। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा सी आंसर रहेगा 6500 के। ठीक है, ये होगा सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रदीप्ति ट्यूबलाइट पर 6500 के में से जो है अंकित होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पदक CMY के संबंधित है? जो CMY के है वो किससे संबंधित है? इनमें से नौ संचालन के साथ, रेलवे संकेतन के साथ, या ऑफसेट मुद्रण के साथ, या इलेक्ट्रिक मतदान मशीन के साथ। तो इसमें से किसके साथ संबंध है इसका? ऑफसेट मुद्रण के साथ है। किसका? ऑफसेट मुद्रण के साथ। CMYK का संबंध है ऑफसेट मुद्रण के साथ। CMYK का मतलब है ऑफसेट मुद्रण के साथ इसका संबंध है, ऑफसेट मुद्रण याद रखना है। आगे चलते हैं, फटाफट से 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन क्या है? प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। कथन और कारण से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो कथन देख लेते हैं और कारण देख लेते हैं। कथन क्या है? भारी जल, जो भारी जल होता है नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है, जो भारी जल होता है वो नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। और जो कथन 2 है ये क्या है? तापीय न्यूट्रॉन एक रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया के साथ प्रयुक्त होता है। तापीय न्यूट्रॉन, जो तापीय न्यूट्रॉन होता है वो एक रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट दोनों नहीं है, दोनों अपने अपने लिए हैं। तो दोनों की कथन अलग अलग सत्य हैं, तथा जो है कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो आंसर तो हमारा ये ए ही हो जाएगा कि दोनों तो एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है, लेकिन दोनों सही हैं, अपनी जगह दोनों सही हैं। तो इसका आंसर रहेगा ए। एक बार और देख लेते हैं फटाफट से। भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में विमंदक के रूप में कार्य करता है। जो भारी जल है वो नाभिकीय रिएक्टर में एक विमंदक के रूप में प्रयुक्त होता है। और कथन दूसरा है तापीय न्यूट्रॉन एक रिएक्टर में विखंडन प्रक्रिया के लिए प्रयुक्त होता है। तापीय न्यूट्रॉन है एक रिएक्टर में विखंडन के रूप में प्रयुक्त होता है। ये हो गया फ्रेंड्स 14 क्वेश्चन हमारा
तो ये हो गया फ्रेंड्स अपना 14 क्वेश्चन। अभी चलते हैं नेक्स्ट 15 क्वेश्चन पर। प्लीज 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 अंत तक जुड़े रहे वीडियो में। जल्दी जल्दी से हम कर लेते हैं क्वेश्चन 15। 25 क्वेश्चन है अपने, ज्यादा नहीं है। 15 क्वेश्चन कथनों पर विचार कीजिए। ये बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इनको रख रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए क्वेश्चन से रिलेटेड। अगर किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को बांध दिया जाए तो यहाँ से बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं कथन और करण वाले क्वेश्चन में। तो अपने ये क्वेश्चंस इसीलिए रखे जाते हैं, तो प्लीज अंत तक जुड़े रहें, वीडियो को ना छोड़े। क्वेश्चन नंबर 15 ए, भारत के पास प्रकाशित नाभिकीय सिद्धांत है। भारत के पास क्या है? प्रकाशित नाभिकीय सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रथम प्रयोग नहीं, नीति की वकालत करता है। यह प्रयोग के लिए परमाणु शस्त्रों को विमोचित करने का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति में व्यक्तिस निहित है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर रहेगा केवल 1 और 2 रहेगा। इसका आंसर सी का कोई लॉजिक नहीं है, तो केवल 1 और 2 रहेगा, ए आंसर रहेगा। तो एक बार जो सही होते हैं उनको मैं दोबारा पढ़ती हूँ ताकि आपको अच्छे से, अगर वो समझ में नहीं आए हैं दोनों पॉइंट तो समझ में भी आ जाए, ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और बना दिया जाए तो इजीली आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। भारत के पास प्रकाशित नाभिकीय सिद्धांत है। भारत के पास है प्रकाशित नाभिकीय सिद्धांत है, ठीक है। और बी, यह सिद्धांत प्रथम प्रयोग नहीं, नीति की वकालत करता है। यह जो सिद्धांत होता है प्रथम प्रयोग नहीं, यह नीति की वकालत करता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो सिद्धांत है, ये कौन सा? प्रकाशित नाभिकीय सिद्धांत। ये सिद्धांत प्रथम प्रयोग नहीं है, नीति की वकालत करता है। 15 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं, केवल 16, 17, 18, 25 क्वेश्चन है। जल्दी से 16 क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं रखे हैं मैंने, ताकि क्योंकि आप शायद उन क्वेश्चंस में थोड़ा बोर हो जाते हो, तो इसलिए यहाँ पर बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका इंटरेस्ट भी बना रहे वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मन में कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों में बनता है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? कॉपर जिंक, जिंक कार्बन, जिंक कैडमियम, या कार्बन कॉपर। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर रहेगा 16 का क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? इसका आंसर ही बता देती हूँ आपको पहले। जिंक और कैडमियम, ये है जिंक और कैडमियम जो है, ये इसका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों में बनता है? टॉर्च सेल होते हैं ना, टॉर्च सेल जो सेल होते हैं ना, टॉर्च में डलने वाले, टॉर्च सेल के टर्मिनलों में बनता है। क्या बनता है टर्मिनलों में? जिंक और कैडमियम दोनों बनते हैं। जिंक और कैडमियम दोनों का इंटर रिलेशन है, याद रखना, जिंक और कैडमियम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्नलिखित में से किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? इनमें से किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? इनमें से किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन जो होता है ना, उसका सर्वाधिक अंश क्या है? जल ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा है, उष्मीकीय ऊर्जा है, या उपयुक्त सभी के बराबर अंश है। तो सबसे ज्यादा किस चीज से ऊष्मा प्राप्त की जाती है भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए? किस चीज का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है? इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर रहेगा ऊष्मिक ऊर्जा। सबसे ज्यादा आंसर रहेगा इसका ऊष्मिक ऊर्जा, ठीक है। ऊष्मिक ऊर्जा रहेगा कि ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत में सब सर्वाधिक अंश है ऊष्मिक ऊर्जा का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ऊर्जा रूपांतरण दिए हुए हैं और यहाँ पर प्रक्रम दिए हुए हैं, तो किसका किससे इंटर रिलेशन है? जल्दी से इसको मिलाना है। ए, ऊष्मा से विद्युत, विद्युत से ध्वनि, द्रव्यमान से ऊष्मा और रासायनिक ऊष्मा तथा प्रकाश। तो ये यहाँ पर दिए हैं। कार ब्रेकिंग, नाभिकीय रिएक्टर, लाउड स्पीकर, सौर सेल,
ईंधन ईंधन दहन, तो क्या रहेगा आंसर? उष्मा से विद्युत, जो उष्मा होती है ना, जैसे प्रकाश का प्रकाश आता है और उससे क्या विद्युत उत्पन्न होती है, जैसे हमारी सोलर होती है, तो सोलर पे क्या पड़ता है? सूर्य का प्रकाश होता है। जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो सोलर चार्ज नहीं होती है। तो उष्मा से विद्युत कब बनती है? जब सौर सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, सूर्य से जो उष्मा आती है, सौर सेल। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स ए का फोर्थ से मिलान रहेगा, ए का फोर्थ से मिलान रहेगा। और विद्युत से ध्वनि, विद्युत से ध्वनि जो होती है वो किस चीज से होती है? विद्युत से ध्वनि। तो इसका क्या आंसर रहेगा फ्रेंड्स? विद्युत से ध्वनि का क्वेश्चन नंबर 18 हम कर रहे हैं। विद्युत से ध्वनि, यह ध्वनि से रिलेटेड है क्या? लाउड स्पीकर से। विद्युत से ध्वनि यह है लाउड स्पीकर में, जब विद्युत यानी जो लाउड स्पीकर जब हम बजाते हैं तो क्या करते हैं? उसमें विद्युत की जरूरत पड़ती है और फिर जो है बिजली में लगाकर उसको स्पीकर को बजाया जाता है, तो लाउड स्पीकर आएगा इसका आंसर। द्रव्यमान से उष्मा, द्रव्यमान से उष्मा, द्रव्यमान से जो उष्मा निकलती है वो नाभिकीय रिएक्टर से होती है। द्रव्यमान से उष्मा नाभिकीय रिएक्टर से बनती है, नाभिकीय रिएक्टर से। द्रव्यमान से उष्मा नाभिकीय रिएक्टर। आगे चलते हैं, लास्ट रहे गया रासायनिक ऊष्मा तथा प्रकाश। रासायनिक ऊष्मा तथा प्रकाश जो है यह हमारा ईंधन दहन से होता है या फिर कार ब्रेकिंग से होता है? कार ब्रेकिंग से तो कुछ होगा ही नहीं, कार ब्रेकिंग से कुछ नहीं होगा। रासायनिक ऊर्जा तथा प्रकाश जो होता है, रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा तथा प्रकाश होता है ईंधन दहन से, ठीक है। ईंधन को जब जलाते हैं तो क्या होता है? ऊष्मा निकलती है और प्रकाश भी हो जाता है, तो ये आएगा ईंधन दहन। इसका हमारा ऑप्शन रहेगा ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और जो है डी का 5। तो ये रहेगा हमारा आंसर ए, ठीक है। ए आंसर रहेगा 4, 3, 2, 5। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन। ये अलग से एक क्वेश्चन भी बन सकता है फ्रेंड। यहाँ पर ये मान के चलो कि 4 क्वेश्चन हमारे एक साथ हो गए हैं, क्योंकि अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए ऊष्मा से विद्युत बनने के लिए जो है यहाँ पर दूसरे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सौर सेल, लाउड स्पीकर, इनमें से फिर आपको ढूंढना पड़ेगा सौर सेल आंसर आएगा। तो अलग से भी इनको दे दिया जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति एक संवेदनशील यानी सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। अगर कोई व्यक्ति एक तराजू पर खड़ा है और वो तराजू कैसा है? संवेदनशील है यानी सेंसिटिव है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेगा और तो तराजू की जो रीडिंग है वो कैसी हो जाएगी? तराजू की रीडिंग में क्या फर्क पड़ेगा जब वो अंदर सांस लेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सेंसिटिव पर तो खड़ा है, लेकिन सांस लेने और छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो घटेगी बढ़ेगी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह बढ़ेगी या घटेगी या वायुमंडलीय दबाव पर निर्भर करता है? नहीं, इसमें से ये रहेगा आंसर, रीडिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। जब कोई सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है और सांस लेता है तो वहां पर कोई भी उस पर रीडिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। 20 क्वेश्चन केवल और केवल 5 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज अंत तक जुड़े रहें। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 20 क्वेश्चन क्या है? माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है। जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं ना, माइक्रोवेव ओवन होते हैं, तो उसमें जिस माइक्रोवेव या ट्यूब का उपयोग होता है वह है। इनमें से वह क्या है? यह क्या है? क्लिस्ट्रॉन ट्यूब है, क्लिस्ट्रॉन एवं मैग्नेट्रॉन ट्यूब है, या मैग्नेट्रॉन ट्यूब है, या फिर ट्रेवलिंग वेव ट्यूब है। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा जो माइक्रोवेव ओवन होते हैं उसमें जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है वो होती है, क्या होती है? इसका आंसर रहेगा सी, मैग्रोवेव ट्यूब। क्या? मैग्नेट्रॉन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन ट्यूब इसका आंसर रहेगा। मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग होता है, याद रखना है आपको। माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कौन सी ट्यूब का? मैग्नेट्रॉन का। ये रहेंगे अपने 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी की क्लास में। जो लेट हो गए हैं वो बाद में वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और आज के ही सेशन में इसको कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, केवल 25 ही क्वेश्चन बन रहे थे फ्रेंड्स। तो इसीलिए आज का टॉपिक आज के ही सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। कल करेंगे न्यू टॉपिक नंबर 10 करेंगे। आज 9 टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन क्या है?
21 क्वेश्चन, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। जो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में, विद्युत नहीं है ये विद्युत है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है वह क्या होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तित करता है। मैं पहले वाले टॉपिक्स में ये क्वेश्चन शायद मैंने करवाया है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना जनरेटर का काम है, मोटर का काम है, गतिमान काइल मीटर बैटरी का काम है। तो किसका काम है? यह है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलती है। तो क्या रहेगा इसका आंसर फ्रेंड्स? इसका आंसर रहेगा डी। जो बैटरी होती है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी बदलती हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। 22 क्वेश्चन, तड़ित, चमकीली, चमकना जो है बिजली जो चमकती है, तड़िक में से वृक्ष में आग भी लग जाती है। आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, जो बिजली होती है, जो हमारे आसमान में जब तूफान आता है और बारिश आती है उस टाइम पे जो बिजली कड़कती है उससे क्या होता है, तड़िक से आग भी लग सकती है एक वृक्ष में। क्यों? विद्युत ऊर्जा होती है, उसमें ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, नाभिकीय ऊर्जा। तो कैसी ऊर्जा होती है? वो विद्युत ऊर्जा होती है। कैसी ऊर्जा होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। आंसर ए रहेगा इसका आंसर। 23 क्वेश्चन, एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं, एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? सतत एक्स किरणें, कोमल एक्स किरणें, कठोर एक्स किरणें या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं वो किरणें होती हैं कठोर। कैसी होती है? कठोर एक्स किरणें होती हैं जो अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं, कठोर एक्स किरणें। याद हो गया होगा, आई होप सो। आगे चलते हैं, 24 क्वेश्चन, केवल 2 क्वेश्चन बचे हैं। प्लीज वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। दोनों क्वेश्चन देख के जाने हैं फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करके जाना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है और वीडियो में अंत तक जुड़े रहना है। आगे चलते हैं, 24 क्वेश्चन, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका जो समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है, परमाणु भार भिन्न, परमाणु क्रमांक समान होता है, या परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों समान होते हैं या इनमें से कोई नहीं रहेगा। समस्थानिक, तो समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका एक ही तत्व के क्या परमाणु, एक ही तत्व में 2 परमाणु होते, एक ही तत्व के परमाणु। तो कैसे होते हैं? परमाणु भार तो भिन्न होता है दोनों का जो परमाणु भार होता है एक ही तत्व में परमाणु जो होते हैं उनका परमाणु भार तो भिन्न होता है, लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक कैसा होता है? क्रम तो समान होगा, यानी एक नंबर पे दोनों होंगे तो क्रमांक तो समान होगा परमाणु का, और जो है उसका भार है वो भिन्न हो सकता है। तो ये रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ था। ध्यान से अगर पढ़ोगे तो समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु होंगे तो दोनों एक साथ ही होंगे तो परमाणु भार तो भिन्न हो सकता है लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 25, जब आंधी तूफान में जब कार में यात्रा कर रहे हैं तो तड़ित जो बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे, तो आप क्या चुनेंगे? पेड़ से या पेड़ के नीचे शरण लेंगे, या फिर कार में रहना पसंद करेंगे, या फिर बाहर निकलकर जमीन पर लेट जाएंगे, या फिर निकटतम विद्युत खंभे को छू लेंगे। ये तो बिल्कुल खतरनाक है, विद्युत खंभों को छू लेंगे, बाहर निकलकर जमीन पर लेट जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि तूफान है, आप तंग हो जाओगे उसमें। और पेड़ से नीचे, पेड़ के नीचे शरण लेना, पेड़ के नीचे तो वैसे भी खड़ा नहीं होना चाहिए, जब आंधी तूफान आता है तो पेड़ के नीचे नहीं शरण लेंगे तो कार में ही रहना होगा। कैसा? बी आंसर रहेगा इसका, कार में ही रहना पसंद करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए अपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू
थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए, अपना कीमती समय इस वीडियो पर लगाने के लिए। आई होप ये आपके लिए यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। और आपके एग्ज़ाम में जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मुझे नहीं लगता इससे अच्छे से आप कहीं से कर पाओगे। तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये 3 बजे की अपनी क्लास रहती है, 3 से 3:30 होता है अपना ये क्लास टाइम। और एक हमारी 8 से 8:40 पर होती है क्लास, उसमें हम जीके पढ़ते हैं डेली। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें भी हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। आपको सारी प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएंगी। अगर आपको देखनी है वीडियोस तो आप देख लीजिएगा। ये 3 से 3:30 की जो साइंस की प्लेलिस्ट है ये अलग से बना दी है मैंने, और यहाँ पर भी मैंने कई सारी प्लेलिस्ट अलग अलग बना रखी हैं। हिस्ट्री की अलग, पॉलिटिकल की अलग, साइंस की अलग, तो ये अलग अलग बनी हुई है, तो देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और सुबह करंट अफेयर रहता है हमारा 7:30 पर, और ये हमारी शॉर्ट्स रहती है, ये भी देख लीजिए करें। बाय बाय, टेक केयर, शाम को मिलते हैं।